राज्य के अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, इनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि राज्य के सामने कौन सी समस्याएं हैं उनको समझकर उन्होंने एक ऐसा अर्थसंकल्प तैयार किया है जो राज्य को बहुत प्रगति की ओर ले जाएगा। विशेषकर पिछले एक वर्ष के राज्य में हमने जो प्रयास किए उसका फल ये है कि आज उद्योग क्षेत्र में हमको ग्रोथ दिख रही है। आज हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8% तक गया है, जो देश के ग्रोथ रेट से आगे गया है। और इसके साथ में आज जो कृषि का संकट राज्य के सामने है, कृषि के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से हम लोग माइनस ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। उस अकाल के मद्देनजर रखते हुए और इस कृषि के संकट को मद्देनजर रखते हुए कृषि और कृषि संलग्न इस प्रकार की जो सारी योजनाएं हैं, इनके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन हमारे अर्थमंत्री ने यहाँ पर किया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बजट यहाँ पर रखा गया है, ये बजट कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है, तो ये गलत नहीं होगा। ग्राम विकास के ऊपर बड़े पैमाने पर निवेश करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री पानी योजना, पेयजल योजना और इसके साथ साथ जो हमारे खेती के रास्ते हैं, जिनको हम पांधन रास्ते कहते हैं, उन रास्तों को तैयार करने की भी योजना ये पहली बार इस राज्य में लाई गई है। इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के उपायों से किसानों को शाश्वत सिंचाई मिले, उनको बिजली मिले, इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं यहाँ पर घोषित हुई है। और केवल योजनाएं घोषित हुई ऐसा नहीं है, तो पिछले वर्ष का जो आश्वासन उन्होंने दिया था उसकी पूर्तता का अहवाल भी उन्होंने इस बजट के माध्यम से रखा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और कृषि को एक प्रकार से जो आज आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्तता करने वाला ये अर्थसंकल्प है। इसके साथ में मेक इन इंडिया और मेक इन महाराष्ट्र, ये जो एक कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, इस कार्यक्रम की व्याप्ति ये पिछड़े भागों में हो, खासकर जहां पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, ऐसे मराठवाड़ा और विदर्भ में उद्योग आए, इसके लिए वहां पर बिजली के अलग दर देने के बारे में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट के माध्यम से हमारे माननीय अर्थमंत्री महोदय ने किया है। साथ ही में महिलाएं हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सभी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इसमें आवंटन किया गया है। उदाहरण के तौर पर योजना घोषित की गई है कि महाराष्ट्र में 2019 तक ग्रामीण भागों में रहने वाला एक भी दलित परिवार और एक भी आदिवासी परिवार बिना घर के नहीं रहेगा। उनके लिए सबको घर ये योजना लागू की गई है। अन्य लोगों के लिए उसका टारगेट 2022 है, लेकिन दलित और आदिवासी समाज के लिए 2019 का टारगेट रखा गया है और उसके लिए भी बड़े पैमाने पर निधि का आवंटन इस बजट में किया गया है। और इसलिए समाज के सामने, राज्य के सामने जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा ही प्रगतिशील ऐसा अर्थसंकल्प बजट हमारे अर्थमंत्री ने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर, विपक्ष ने कहा है कि आप लोगों ने घोषणाएं की है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? 25,000 करोड़ की खासतौर पर बात करते हैं। देखिए, बजट जो होता है वो कोई हवा के आंकड़े नहीं होते। बजट में आंकड़े दिए जाते हैं और उसका पृथक्करण अभी चर्चा होगी, उस समय आएगा और बजट में उसका पूरा समावेश किया गया है। निश्चित रूप से अर्थमंत्री जब इस चर्चा का जवाब देंगे तो उस हर बात का जवाब देंगे। सर, एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, अर्थसंकल्प आहे, विरोधक टीका करताना म्हणतात की राज्याला न देणारा अर्थसंकल्प आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट बोलतात, नेमकं तथ्य की देण्याच्या त्यांना ज्यावेळी हा अर्थसंकल्प समजेल त्यावेळी ते देखील म्हणतील की राज्याला दिशा देणाराच हा अर्थसंकल्प आहे। साहेब, एकीकडे तुम्ही म्हणतात राज्य आर्थिक संकटात आहे, दुसरीकडे जे मोठे उद्योजक आहेत त्यांच्याकडे जवळपास 50,000 कोटी रुपयांचे टॅक्स बाकी आहे। हे टॅक्स वसूल करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा सरकार का करत नाही?
मुळामध्ये वेगवेगळ्या लिटिगेशनमध्ये फसलेले टॅक्सेस आहेत आणि म्हणून पहिल्यांदा आपल्या अर्थमंत्र्यांनी एक योजना याच्यामध्ये घोषित केली आहे की ज्या योजनेमध्ये 2005 पूर्वीचे लिटिगेशन्स असतील तर त्यांनी पूर्ण टॅक्स हा भरला तर त्यांना व्याजमाफी मिळेल. 2005 ते 2012च्या कालावधीतले लिटिगेशन्स असतील तर त्यांनी ते लिटिगेशन मागे घेऊन पूर्ण टॅक्स भरला तर त्यांना पूर्ण मुद्दल आणि 25% व्याज भरून त्यांना आपसमेळ करता येईल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जे वर्षानुवर्ष म्हणजे 20-20 वर्ष अडकलेले पैसे आहेत की ज्याचा फायदा राज्यालाही होत नाही, ज्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनाही होत नाही आणि जो पैसा केवळ कागदावर दिसतो तो पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याकरता योजना आपल्या अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली. छत्रपती आणि बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी एकही निधीची तरतूद केली नाही आणि अशा पद्धतीने विरोधकांनी घोषणा देत विरोधक हे अर्थसंकल्प न वाचता त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या घोषणा देतात. मुळामध्ये ज्या योजना मागच्या बजेटमध्ये घोषित केल्या नवीन योजना म्हणून त्याचा पुन्हा यावेळेच्या भाषणामध्ये उल्लेख करावा लागत नाही. त्याला केवळ फाईन प्रिंटमध्ये व्हाईट बुकमध्ये निधी द्यावा लागतो. त्याला जो आवश्यक निधी आहे तो निधी निश्चितपणे देण्यात येतो आहे. आपल्या माहितीकरता बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे स्मारक आहे त्याची जबाबदारी MMRDA कडे आहे. त्यामुळे त्या संदर्भातली तरतूद ही राज्य सरकारचा हिस्सा आणि ती जी काही आम्ही देऊ तो MMRDA कडे तो रिफ्लेक्ट होणार आहे. आणि शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाकरता जी काही तरतूद आहे या अर्थसंकल्पात ती केलेली. सीएम साहेब जलयुक्त शिवार आणि मागे त्याला शेततळे या तुमच्या 2 फ्लॅगशिप योजना आहेत पण यांना जो तरतूद दाखवलेली आहे 1000 कोटी आणि अनुक्रमे 2000 कोटी. जलयुक्त शिवारला 1000 कोटी आणि मागे त्याला शेततळ्याला 2000 कोटी. तर त्या 2000 कोटीमध्ये जी लिमिट आहे ती 50,000ची आहे पर शेततळ. ही जी तुमची फ्लॅगशिप योजना आहे याला अधिक तरतूद देता आली असती. मागच्या वर्षी आम्ही जलयुक्त शिवार करता 1000 कोटी रुपये दिलेत आणि नंतर 1600 कोटी रुपये खर्च केले आणि 400 कोटी रुपये अधिकचे दिले. आताही आपण 1000 कोटी रुपये ठेवले आहेत आणि हे करत असताना अन्य योजनातले पैसे देखील आपण त्याच्यामध्ये आणत असतो. विशेषतः नरेगाच्या माध्यमातून याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कामं होतात की जी कामं आपल्याला या तरतुदीत दाखवता येत नाही ती नरेगा अंतर्गतच्या तरतुदीमध्ये आपल्याला दाखवावी लागतात. आणि शेततळ्यांकरता एवढे पैसे यापूर्वी कधीच ठेवण्यात आले नव्हते आणि म्हणून जे टार्गेट आम्ही ठेवलेलं आहे त्या टार्गेटप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलाय आणि यात जो अधिकचा निधी लागेल तो निधी देखील उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची पूर्ण मानसिकता आहे. कॉन्व्हर्जन्स असा या सगळ्या योजनांचा एक मूळ भाग आहे की ज्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजनांवर जो आपण पैसा खर्च करतोय तो देखील याच्यामध्ये कॉन्व्हर्ज केला तर आपल्याला लक्षात येईल की किती मोठ्या प्रमाणात याच्याकरता तरतुदी आहे. राजस्व घाटा 9,000 करोड़ से ज्यादा हुआ उससे किस तरह रिकवर किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में ऐसा ना हो इसके लिए क्या योजना है? देखिए मूल रूप से राजस्व का घाटा क्यों हुआ तो जो अपन ने अपेक्षित किया था उससे बाहर अपने को राजस्व खर्चा करना पड़ा है खासकर कृषि के संकट के कारण अकाल के कारण. जब आप 8-8 हजार करोड़ रुपया ये राजस्व से निकाल कर इस प्रकार से बाहर दोगे और आवश्यक था इसलिए दिया तो उसमें घाटा आना ये स्वाभाविक है और वही उसके कारण है. और इस साल ये घाटा न आए इसके लिए योजनाएं की गई है और मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी अगर कोई अचानक नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो उसको हम रोक नहीं सकते. उसके ऊपर जो आपने अपेक्षित नहीं किया है वो पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा. अन्यथा अगर सारी चीजें ठीक रही तो इस घाटे को हम भरकर निकालेंगे.